गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका बायो वाला में। आज हम स्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है। उम्मीद करता हूँ कि आप पिछले सारे लेक्चर देख के यहाँ पे आए होंगे, और नहीं देखे तो जाके हमारे चैनल में देख लीजिए, आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे इससे पहले के। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो सब कुछ देख के आइए। इससे आगे हम oogenesis पढ़ेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद जल्दी से चैप्टर पूरा हो जाएगा। हमारा थोड़ा सा चैप्टर बचा है। चलिए आज हम पढ़ते हैं स्पर्म के बारे में। तो स्पर्म का डायग्राम बना है। तो ये है स्पर्म। स्पर्म की सबसे बाहर वाली लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्पर्म का अंदर का ये एरिया है, इसे कहते हैं एक्रोसोम, और ये एरिया है, इसे कहते हैं न्यूक्लियस। एक्रोसोम और न्यूक्लियस दोनों को मिला के यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हेड है। एक्रोसोम न्यूक्लियस मिला के सब हेड है। ये हेड है, ये है पूरा मिडल पीस। ये बीच में है नेक, और ये है टेल। तो स्पर्म 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले हेड, फिर नेक, फिर मिडल पीस, फिर टेल। हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। सबसे ऊपर वाली लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसने पूरे स्पर्म के चारों तरफ आउटर लेयर पे है। इसके अंदर ये जो पार्ट है सबसे ऊपर वाला, इसे कहते हैं एक्रोसोम। ये न्यूक्लियस है, ये इसे कहते हैं नेक, ये है मिडल पीस, और ये इस मिडल पीस के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये है टेल। अब हम पढ़ेंगे इनके सबके बारे में करके कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो सबसे पहले है एक्रोसोम। एक्रोसोम है कैप लाइक स्ट्रक्चर, टोपी जैसा स्ट्रक्चर है ये, फिल्ड विद एंजाइम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। ये एक्रोसोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये बहुत सारे एंजाइम से भरा हुआ है जो कि फर्टिलाइजेशन में मदद करते हैं। ये स्पर्म जब जाके ओवम से फ्यूज़ होता है तो ये एक्रोसोम की मदद से ओवम से फ्यूज़ होता है, ओवम में फ्यूज़ हो जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एक्रोसोम है कैप लाइक स्ट्रक्चर, फिल्ड विद एंजाइम्स हेल्प इन फर्टिलाइजेशन है। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो है इलोंगेटेड शेप है। इलोंगेटेड मतलब थोड़ा सा लंबा गोल। ये थोड़ा इलोंगेटेड शेप है स्पर्म का न्यूक्लियस। ये स्पर्म का न्यूक्लियस है, इसकी शेप है इलोंगेटेड। और इसमें जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो N है, एक 2N होता है। N मतलब 23 क्रोमोसोम हाफ, और 2N मतलब 46 क्रोमोसोम। तो इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम ओवम में है, दोनों में मिलके बच्चे में 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये N है, मतलब 23 क्रोमोसोम्स इसमें हैं। उसके बाद इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो पूरे स्पर्म को कवर कर रही है। उसके बाद है मिडल पीस में के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं प्रोवाइड एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग या मूवमेंट ऑफ टेल। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करते हैं बहुत सारी एनर्जी ताकि स्पर्म की टेल मूवमेंट कर सके और स्पर्म चल के आगे बढ़ सके फीमेल के यूट्रस में। तो क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोवाइड करते हैं एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, मूवमेंट ऑफ, स्विमिंग या मूवमेंट कुछ भी कह लो, स्विमिंग भी चलने को कहते हैं, मूवमेंट भी चलने को कहते हैं, स्विमिंग ऑफ टेल। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया। और आगे है फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी विच इज़ एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि स्पर्म में मोटिलिटी हो सके, स्पर्म चल सके और वो फर्टिलाइजेशन उसके बाद हो सके। तो जल्दी से पढ़ लिए एक और बार। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है। एक्रोसोम कैप लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे एंजाइम से भरा है ताकि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर सके। उसके बाद न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इलोंगेटेड है और N है, 23 क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस में। एक्रोसोम्स और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हेड कहते हैं। ये बीच वाले रीजन से नेक कहते हैं। ये है मिडल पीस। मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि मूवमेंट हो सके या स्विमिंग कर सके स्पर्म। और उसके बाद ताकि जब उसमें मूवमेंट या मोटिलिटी होगी जब भी तो स्पर्म चलेगा और जाके फर्टिलाइज होगा ओवम से। और उसके बाद लास्ट में है टेल। एक बार इसे अच्छी तरह देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसके बाद हम आगे शुरू करते हैं।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए अपने नोट्स में। ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए। अभी हम इसका पूरा नहीं हुआ, आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, बोर्ड के लिए। बोर्ड में पूरा आ सकता है, स्पम के बारे में पूरा लिखिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप नीट और बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकें। और एनसीईआरटी खोल के बैठिए, साथ साथ ये सब कुछ पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपकी क्लियर होती रहेगी, इसे पढ़ लो और फिर एनसीईआरटी एक दो बार रीड कर लो, आपको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी। चलिए हम आगे शुरू कर रहे हैं अभी। तो हमने अभी तक स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, अब आइए आगे पढ़ते हैं। नॉर्मली अ हेल्दी मेल सिक्रीट्स 2.5 to 5 ml ऑफ सीमन। जो एक हेल्दी आदमी होता है तो वो 2.5 से 5 ml स्पर्म सिक्रीट करता है। नॉर्मल हेल्दी मेल सिक्रीट 2.5 से 5 ml ऑफ सीमन। सीमन में क्या आता है, मैंने आपको पढ़ाया था स्पर्मेटोजेनेसिस में। सीमन में आता है स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। तो एक हेल्दी आदमी 2.5 से 5 ml तक सीमन रिलीज कर सकता है। उसके बाद अ हेल्दी मेल सिक्रीट्स अराउंड 200 से 300 मिलियन स्पर्म। एक हेल्दी आदमी 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज करता है। सबसे पहले जो नॉर्मली एक हेल्दी आदमी होता है वो 2.5 से 5 ml सीमन रिलीज करता है। उसके बाद उस सीमन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। नॉर्मली हेल्दी मेल सिक्रीट अराउंड 250 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म। उसके बाद उन स्पर्म में 60% तो नॉर्मल शेप एंड साइज होती है, स्पर्म्स की होनी चाहिए। और उन 60% में से 40% में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, जब भी वो स्पर्म काम के हैं, फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं। दोबारा बताता हूँ, एक हेल्दी आदमी 2.5 से 5 ml स्पर्म सिक्रीट करता है, सीमन सिक्रीट करता है। उसके बाद 200 से 300 मिलियन स्पर्म सिक्रीट करता है वो। और नॉर्मली 60% ऑफ द स्पर्म शुड हैव परफेक्ट इन शेप एंड साइज। उनमें से 250 से 300 मिलियन स्पर्म में से 60% जो हैं स्पर्म, उनकी परफेक्ट शेप और साइज होनी चाहिए। इन 60% में से 40% में होनी चाहिए विग्रस मोटिलिटी। विग्रस मोटिलिटी मतलब बहुत तेज़ मोटिलिटी होनी चाहिए, बहुत तेज़ भागने चाहिए उस स्पर्म, तब जाके उस स्पर्म काम के हैं हमारे। जिनमें ये सब चीज़ें होंगी वही मैन रिप्रोडक्टिव हेल्थी होगा। आगे बढ़ते हैं। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट आर एसेंशियल फॉर मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो ये एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट सिक्रीट करते हैं कुछ एंजाइम जो कि बहुत हेल्पफुल हैं स्पर्म की मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी के लिए। दोबारा पढ़ लो। सिक्रीशन ऑफ एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, इन चारों का जो सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच्योरेशन, स्पर्म को मैच्योर करने के लिए और मोटिलिटी के लिए स्पर्म की। आगे, द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट सीमन। अभी मैंने आपको बताया है सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमन। The function of male sex accessory ducts glands are maintained by the testicular hormone androgen। जो फंक्शन है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के, उसे जो मेंटेन करता है वो एंड्रोजन करता है, जो कि हमारे लेडिक सेल्स बनाते हैं। यही लिखा है, द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन। टेस्टिकुलर हार्मोन जिसका नाम है एंड्रोजन, ये हमारे मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स के फंक्शंस को मेंटेन करता है। आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ हमारा स्पर्म पूरा हो चुका है। आपको इसकी एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। और इसके बाद हम पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। oogenesis में आपको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, आपके एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से, स्पर्म के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, अब आगे oogenesis पढ़ा दूंगा बहुत अच्छी तरह। oogenesis के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और लास्ट में बच्चे के पैदा होने वाली चीज़ को कहते हैं पार्चुरेशन, उसके बारे में पढ़ना है और चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अगली 4-5 क्लास में हमारा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। और ये क्लास अगर आप कर रहे हैं तो इससे पहले की क्लास देख के आइए। चैप्टर पूरा होते ही मैं बहुत सारे नीट के
सारे क्वेश्चन करा दूंगा अब जितने भी आए हैं आज तक नीट में, और उसके बाद जितने हमारी एनसीईआरटी से बन सकते हैं सारे क्वेश्चन हम एक सीरीज़ करेंगे, बहुत सारे उसमें मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा इसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटा ना रह जाए और एक एक क्वेश्चन आपको जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आता हुआ हो। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे बिल्कुल समझ के कहानी की तरह पढ़िए, पहले लेक्चर से लेके यहाँ तक लेक्चर से सब कुछ जुड़ा हुआ है आपस में, और मैंने आपको बिल्कुल एक कहानी की तरह बताया ताकि आपको ईजिली समझ में आ सके। एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़िए, एक एक लाइन आपकी बिल्कुल कवर हो रही होगी एनसीईआरटी की, कुछ भी नहीं छोड़ रहा मैं, एक एक लाइन करवा रहा। चलिए फिर चलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे, वो जेनेसिस पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।